बात करते हैं 520 और 530 की। ठीक है जी, जिसे आपके स्टडी मैट में एनालिटिकल प्रोसीजर बोला गया है और ऑडिट सैंपलिंग। देखो जी, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, देखते हुए चलना जल्दी से। 16-17 में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 2 करोड़, 17-18 2 करोड़ 20 लाख, 18-19 2 करोड़ 45, 2 करोड़ 80, 3.5 करोड़। अगर आप देखोगे तो मोर और लेस कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है हर साल? 10% का। 2 करोड़ था, 2 करोड़ 20 हो गया, 2 करोड़ 45, 10% का ट्रेंड दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड। तो 20-21 में कितना था भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? 3.5 करोड़। आपने अपवर्ड ट्रेंड लगाया, अपवर्ड ट्रेंड। तो अपवर्ड ट्रेंड लगाने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई? 3 करोड़ 50 लाख में आप 10% का अपवर्ड ट्रेंड लगाओगे, कितनी एक्सपेक्टेशन आएगी मालिक? 3 करोड़ 85 लाख रुपए। यह ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है। जब आपने एक्चुअल में बुक्स देखी तो पता चला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था 21-22 का 9 करोड़ रुपए का। पिछले सालों का ट्रेंड देखा 10%। इस साल की एक्सपेक्टेशन लगाई 3 करोड़ 85 लाख, 3.5 करोड़ प्लस 10%, और एक्चुअल में बुक्स में लिखा है 9 करोड़। यह फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? यह फ्लक्चुएशन नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? बच्चे, यह फ्लक्चुएशन है एबनॉर्मल। ये जो आपने टेक्निक लगाई है ना अभी, ये जो आपने टेक्निक लगाई है अभी, इसे हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। अभी पहले समझ लो कंसेप्ट, उसके बाद हम जाएंगे मीनिंग वगैरह में। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस कहता है सर, पिछले सालों के खर्चों या एक्सपेंस इनकम जो भी है उसको ऑब्जर्व करके ट्रेंड निकालिए। ट्रेंड को निकालने के बाद एक्सपेक्टेशन डेवलप करिए, और एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए तो उसे एक्चुअल से कंपेयर करिए, और अगर कंपैरिजन एबनॉर्मल हो तो मैनेजमेंट से बात करिए और दूसरे एविडेंसेस परफॉर्म करके, हाँ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल में हमेशा देता हूं। अब आपने बोला भैया 9 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए? उन्होंने कहा भैया हम तो शाहरुख खान को ले आए ऐड में। तो सबसे पहले इंक्वायरी की आपने कि भैया 9 करोड़ कैसे हो गया? मेरी एक्सपेक्टेशन तो 3 करोड़ 85 लाख की है। उन्होंने कहा भैया हम तो शाहरुख खान को ले आए। आपने क्या एग्रीमेंट हुआ है शाहरुख खान के साथ? बोले हाँ। बोले चेक दिया था? बोले हाँ। बोले एक काम करो, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, एग्रीमेंट ले आओ शाहरुख खान का, और एक बार मैं शाहरुख खान के लड़के से भी बात कर लेता हूं, मैनेजर से। ये क्या है? दिस इज एडिशनल प्रोसीजर। तो जब भी एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आए, चुप नहीं बैठना। 2 काम करने हैं, 2 काम करने हैं। 2 काम कौन कौन से? पहले ये बता दो भैया मुझे। 2 काम आपने करने हैं भाई। सबसे पहला काम करना है, जब रिजल्ट ऑफ सैप आए, कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि फ्लक्चुएशंस इनकंसिस्टेंट हैं, आपको 2 काम करने हैं। पहला काम है मैनेजमेंट से बात करनी है, दूसरा काम है अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन भी आया था। अगर फ्लक्चुएशन एबनॉर्मल है तो मैनेजमेंट से बात करनी है और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। शाहरुख खान से बात करोगे, ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे, ऑडिट प्रोसीजर। शाहरुख खान का एग्रीमेंट चेक करोगे, ठीक है ना, ऑडिट प्रोसीजर। अब एक बात समझिए बच्चे, ये जो टेक्निक आपने देखी है ना अभी, दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। क्या ये एकमात्र टेक्निक है? नहीं। अब मान लो आप अपने क्लाइंट की रेंटल इनकम चेक कर रहे हैं। हर साल ट्रेंड, हर साल 10% बढ़ती है। पिछले साल 8 करोड़ थी, 10% का ट्रेंड लगाया तो पता चला एक्सपेक्टेशन आई 8 करोड़ 80 लाख की, आपकी एक्सपेक्टेशन, और एक्चुअल में रेंट आया है सिर्फ 4 करोड़ रुपए। एक्सपेक्टेशन 8 करोड़ 80 लाख की, एक्चुअल में कितना रेंट आया बच्चे? 4 करोड़ रुपए। अब एक बात समझिए, यहां पर इस सिचुएशन में
आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि भाई 4 करोड़ रेंट कैसे आया यार? वो कहता है सर कोविड का असर था, काम धंधे मंदे हो गए हैं, सब वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेस खाली पड़े हैं। सर बात तो जेन्युइन है। कई बार ट्रेंड से बाहर निकलकर आपको बच्चे ध्यान रखिए, आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखकर भी आप एआरपी करते हैं। अगर सही में आप पिछले 2-3 सालों की सिचुएशन देखिए तो या तो कोविड था, कोविड का इफेक्ट था, जगह खाली पड़ी हैं, ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। कई बार ट्रेंड नहीं देखते, कई बार नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखते हैं, और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखकर हम कंसीडर करते हैं। अब हो सकता है चलो कोविड का असर नहीं है, आपके क्लाइंट की बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की हालत बड़ी खराब है, रोडों की हालत बड़ी खराब है, वॉशरूम पुराने बने हुए हैं, हाइजीन नहीं है प्रॉपर, तो रेंट तो कम आएगा ही, क्योंकि जगह चढ़ेगी नहीं, और जो चढ़ेगी वो रेंट देगा नहीं। ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फाइनेंशियल फैक्टर ही कंसीडर करें, आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी कंसीडर करते हैं, और जब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसीडर करेंगे ना तो उसे बोलेंगे रीजनेबलनेस टेस्ट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एआरपी के अंदर चेक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होगी। रेंट चेक कर रहे हो ना, है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस चेक कर रहे हो ना, है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हुए कभी फाइनेंशियल डेटा कंसीडर कर सकते हो और कभी नॉन फाइनेंशियल डेटा। अगर आप एआरपी की डेफिनेशन पढ़े, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे रेंट हो या एडवर्टीजमेंट, है तो फाइनेंशियली, थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉसिबल रिलेशनशिप। प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल, जो हो सकती हैं, विच कैन अकर, विच इज रीजनेबल, कोई अनरीजनेबल नहीं है, अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप्स। भाई रिलेशनशिप तो दिख रहा है ना आपको, 10% का ट्रेंड हर साल है, ये रिलेशन है ना। एक बात बताओ, कभी 2% का ट्रेंड है, कभी 20 का, कभी -18, कभी -15, कभी +23, क्या यहां रिलेशनशिप मानेंगे? सर जब तक रिलेशनशिप नहीं है ना तब तक एआरपी नहीं लगेगा। एआरपी लगाने के लिए डेटा के बीच में रिलेशन होना जरूरी है। तो कहता है एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। और क्यों करेंगे सर ये इन्वेस्टिगेशन? करी क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसका? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी 3,85,00,000 की, जबकि एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखा 9 करोड़ का। दिस इज इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप और द फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन है एआरपी की, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। और इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्यों? टू आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप। अब एक बात समझिए, एआरपी के आपने 2 टेक्निक समझी है, एक ट्रेंड एनालिसिस, एक रीजनेबलनेस टेस्ट। तीसरी टेक्निक है मालिक रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, एम्प्लॉय के करंट ईयर रेशियो को, एम्प्लॉय एंटिटी के, क्लाइंट के करंट ईयर रेशियो को प्रीवियस ईयर रेशियो से कंपेयर करिए, क्लाइंट के रेशियो को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर करिए, और क्लाइंट के रेशियो को सिमिलर कोई फॉर्म होगी उससे कंपेयर करिए। अब आप एशियन पेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो नैरोलक के रेशियो से कंपेयर कर लो, और एशियन पेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो पेंट इंडस्ट्री के अपने कुछ स्टैंडर्ड रेशियो होंगे उससे कंपेयर करिए। 3 रेशियो कंपेयर करेंगे, क्लाइंट के ही करंट ईयर रेशियो को प्रीवियस ईयर रेशियो से, क्लाइंट के रेशियो को सिमिलर इंडस्ट्री रेशियो से, और क्लाइंट के ही रेशियो को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियो के साथ। तो रेशियो एनालिसिस में 3 चीजें चेक करनी है आपने। ठीक है, और चौथा है जी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। इसमें आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, इन सब के थ्रू आप एआरपी करते हैं। ठीक है, इसमें समझने लायक इतनी कोई बात है नहीं। 4 टेक्निक्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, रेशियो एनालिसिस और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब एक बात समझिए अब एक बात समझिए बच्चा वाड़ी, ठीक है, जल्दी से भाई, जब आप सैप परफॉर्म करते हैं ना तो सैप में आपको 4 बातें कंसीडर करनी पड़ती हैं। क्या सैप सूटेबल है,
क्या सैप रिलायबल है, और कंपैरिजन और प्रोसीजर्स। पहले बात करते हैं सूटेबिलिटी पे। सर सैप ज्यादा सूटेबल तब होगा व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम एंड दे आर हाई इन वॉल्यूम। एक बात ध्यान रखिए बच्चे, अगर ट्रांजैक्शन कभी कभी होते हैं 2 साल 3 साल में एक बार, वहां प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। सैप तभी लगेगा इफ द ट्रांजैक्शन इज हाई इन वॉल्यूम एंड प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, एंड प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। तीसरी बात, अलग अलग टेक्निक अलग अलग लेवल का एश्योरेंस देंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंटल इनकम में ट्रेंड लगा के कोई फायदा नहीं है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखेंगे तो शायद आपको ढंग का एश्योरेंस मिल पाए। तो रेंटल इनकम में यहां पर रीजनेबलनेस टेस्ट सही टेक्निक है रादर देन ट्रेंड एनालिसिस। प्रॉफिट वगैरह कंपेयर करना है तो रेशियो एनालिसिस सही टेक्निक है रादर देन रीजनेबलनेस टेस्ट। अलग अलग टेक्निक अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग एश्योरेंस देंगे, ठीक है ना। एक बात और, सैप तभी लगता है बेटे जब डेटा में रिलेशन होगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, अगर डेटा में रिलेशन नहीं है तो सैप लगाने का कोई मतलब नहीं है। रिलेशन मैंने आपको बताया कि अपवर्ड ट्रेंड है 10% का, अपवर्ड ट्रेंड है 5% का, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। और पांचवी बात, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जिसपे सैप लगा रहे हो वो इंफॉर्मेशन होगी तभी तो सैप लगेगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सैप कैसे लगाओगे मालिक। 5 बातें सूटेबिलिटी में आएंगी, प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, हाई इन वॉल्यूम, अलग अलग टेक्निक अलग अलग लेवल का एश्योरेंस देंगी, डेटा में रिलेशनशिप होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल। जहां तक रिलायबिलिटी की बात है, 4 बातें हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। पहला आ गया सोर्स। कंपेरेबिलिटी, अगर एंटिटीज के रेशियो कंपेयर कर रहे हैं आप तो एंटिटीज कंपेरेबल भी होनी चाहिए सर। अब कोई नई टायर की फैक्ट्री है, कंपनी है, उसे आप एमआरएफ के साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलान है सर आपस में उनका। एंटिटीज मस्ट बी कंपेरेबल। तीसरा, अगर कंपेरेबल नहीं है तो डेटा रिलायबल नहीं है, ध्यान रखना, वो अनरिलायबल डेटा है। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, आप बजट बना रहे हो, आपका क्लाइंट बजट बना रहा है, बजट अनरियलिस्टिक है, हवाई बातें क्यों है, टर्नओवर इतना हो जाएगा, ये उतना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा। सर अगर बजट अनरियलिस्टिक है तो क्या वो बजट रिलायबल मानेंगे? क्या वहां बजटरी फिगर से एक्चुअल फिगर कंपेयर करोगे तो क्या आपको सही एविडेंस मिलेगा? हमेशा परेशान रहोगे कि बजट तो कुछ और बोल रहा है, एक्चुअल फिगर कुछ और है, क्योंकि बजट ही अनरियलिस्टिक है। बजट रियलिस्टिक होगा तो इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट मानेंगे। और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर फाइनेंशियल्स ऑडिटेड हैं तो वहां कंपैरिजन करना बेहतर है। अगर फाइनेंशियल्स ऑडिटेड नहीं हैं तो वहां कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो 4 बातें ध्यान रखिए रिलायबिलिटी में। पहला क्या है बच्चे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। कंपेरेबिलिटी, एंटिटीज मस्ट बी कंपेरेबल। इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस होनी जरूरी है, द बजट्स मस्ट बी रियलिस्टिक। और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में द प्रीवियस ईयर फिगर जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो ऑडिटेड होनी चाहिए। सोर्स, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। रिलायबिलिटी और सुटेबिलिटी काफी टाइम से आया नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन को रिकॉर्डेड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे ताकि फ्लक्चुएशंस को फाइंड आउट कर पाए जो सिग्निफिकेंट नेचर के हैं, ठीक है। एक बात और, अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस हैं, 2 काम करने में, पढ़ा चुका हूं आपको ये वाला पॉइंट। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है और एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। शाहरुख खान का एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, शाहरुख खान से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो अगर सैप को बोले तो सैप में सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपैरिजन, प्रोसीजर्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चावाड़ी। तो देखो ये सब हो गया, इसमें टेक्निक हो गई मालिक 4, एनालिटिकल प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव टेस्ट ये हो गए, सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ये सब सूटेबिलिटी के सारे पॉइंट हो गए, रिलायबिलिटी के सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। चलो अब बचा क्या है मालिक? बचा है सबसे पहले तो, अच्छा ये एग्जाम्पल दिया गया रीजनेबलनेस का, एक बार आप देख लेना इसको जरूर, ठीक है।
जब भी रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है प्रोडक्शन के हिसाब से, वेस्टेज स्क्रैप कितना हो रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से, कितना परसेंट स्क्रैप निकल रहा है, बाकी एंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, WIP कितना है क्वांटिटी वो देखिए, डिस्काउंट कितना दे रहे हो कमीशन सेल्स के अगेंस्ट वो देखिए, रेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, वो मैंने आपको पढ़ाया। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स हैं रीजनेबलनेस टेस्ट के। एक बात ध्यान रखना बच्चे, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, पर्पस ऑफ सैप लास्ट टाइम, अब ये पढ़ेंगे आखिरी में। ये है टाइमिंग ऑफ सैप, ये बचा है और फैक्टर्स बचे हैं। पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर कोई और बात करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर आप सैप परफॉर्म कर रहे हैं तो डेटा जो अवेलेबल है वो रिलायबल होना चाहिए। दूसरी बात, एक टेक्निक एक जगह पे नहीं लगा सकते, अलग अलग आइटम में अलग अलग टेक्निक लगेगी, इसीलिए डेटा का डिसएग्रीगेशन जरूरी है। डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड। अब आप प्रॉफिट को लेकर रेशियो एनालिसिस लगा रहे हो, सैलरी को लेकर ट्रेंड एनालिसिस लगा रहे हो, एडवर्टीजमेंट को लेकर कोई और टेक्निक लगा रहे हो, तो एक जगह का सैप एक हर जगह एक ही टेक्निक नहीं लगेगी। तो डेटा का डिसएग्रीगेशन, डेटा को तोड़ना जरूरी है। एक बात ध्यान रखिए, कुछ जगह पे सैप लगाना ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में सैप इज मोर रिलायबल, क्योंकि सर इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है P&L, वहां जो चीजें होती है ना वो रिकरिंग होती हैं, जबकि बैलेंस शीट में सैप लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सैप ज्यादा यूजफुल होगा, जबकि बैलेंस शीट में थोड़ा सा सैप लगाना मुश्किल है। अगली बात, रिकरिंग ट्रांजैक्शन में रूटीन ट्रांजैक्शन में सैप इज मोर यूजफुल, जबकि नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन में सैप सही नहीं होगा, क्योंकि वहां मैनेजमेंट का जजमेंट भी लगता है और वो ट्रांजैक्शन कभी कभी होते हैं। नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन को इन्होंने एक नाम दिया है स्कॉट। स्कॉट को बोला गया है, चाहे नॉन रूटीन बोल दो चाहे स्कॉट बोल दो, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, इसलिए सैप नहीं लगेगा। तो रूटीन में लगेगा, स्कॉट में कम यूजफुल है, इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा यूजफुल है, बैलेंस शीट में कम यूजफुल है। डेटा अवेलेबल रिलायबल, डेटा का डिसएग्रीगेशन, बैलेंस शीट में कम यूजफुल, इनकम में स्टेटमेंट में ज्यादा। ठीक है, रूटीन वाले में ज्यादा यूजफुल है, स्कॉट में कम। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है वहां सैप यूजफुल होगा, तो सैप विल बी मोर अप्रोप्रिएट जहां डेटा प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कुछ असर्शंस के लिए सैप ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि मान लो कंप्लीटनेस, जैसे कि मान लो वैल्यूएशन। इस साल की एसेट की वैल्यू पिछले साल से कंपेयर कर लिया आपने, कर सकते हैं ना वैल्यू कंपेयर। इस साल के कंप्लीटनेस को पिछले साल से कंपेयर कर लिया आपने। कुछ असर्शंस के लिए सैप इज मोर इफेक्टिव, चाहे वो कंप्लीटनेस हो या वैल्यूएशन, सैप इज मोर इफेक्टिव। लेकिन कुछ जगह पे सैप इज लेस इफेक्टिव, चाहे राइट ऑब्लिगेशन हो, चाहे मैं आपको बोलूं डिस्क्लोजर हो, चाहे राइट ऑब्लिगेशन हो, सैप इज लेस इफेक्टिव। लेकिन अगर कंप्लीटनेस हो या आपका वैल्यूएशन हो, सैप इज मोर इफेक्टिव। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है IR ज्यादा है तो बेटे सब्सटेंटिव में दो टेक्निक होती है, आपको पता है, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ARP, दो टेक्निक होती है। अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, इफ द इनहेरेंट रिस्क इज हायर, तो अकेले सैप से नहीं होगा, सैप मस्ट बी परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विद TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ। अगर इनहेरेंट रिस्क हाई है तो ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ सैप से नहीं चलेगा, सोलली फ्रॉम सैप नहीं चलेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सैप इन कॉम्बिनेशन विद TOD। बात आ रही है बच्चे समझ में? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, डन हो गई कहानी। तो ये ध्यान रखना, फैक्टर्स हैं, डेटा अवेलेबल है, रिलायबल होना चाहिए,
डेटा में डिसएग्रीगेशन जरूरी है, इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा यूजफुल है, बैलेंस शीट में कम, रूटीन ट्रांजैक्शन में ज्यादा यूजफुल है, स्पॉट में कम, प्रेडिक्टेबल होगा तो ज्यादा यूजफुल होगा, राइट ऑब्लिगेशन में इतना यूजफुल नहीं है, कंप्लीटनेस वैल्यूएशन में ज्यादा यूजफुल है, आईआर ज्यादा होगा तो सैप अकेले परफॉर्म ना करें, परफॉर्म करें इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी। ठीक है जी। अब दो चीजें बची हैं जी। पहला बचा है टाइमिंग। देखो जी, सैप ना तीनों स्टेज में परफॉर्म होगा, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंक्लूजन, तीनों स्टेज में। प्लानिंग, परफॉर्मेंस मतलब टेस्टिंग, और कंप्लीशन मतलब कंक्लूजन, तीनों स्टेज में। सर प्लानिंग में इसका क्या रोल है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है। अलग हट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बार बार। प्लानिंग में सैप का क्या रोल है? चार। पहला, अगर आप प्लानिंग में सैप परफॉर्म करते हैं तो एंटिटी के बिजनेस को समझ पाएगा ऑडिटर। ठीक है, पहली बात, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस। रिस्क को समझ पाएगा, आइडेंटिफाई एरिया कर पाएगा रिस्क के, पोटेंशियल रिस्क जिसके बारे में उसे पता नहीं था। ठीक है। तीसरा, अगर रिस्क का पता लगेगा तो आगे के सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय कर सकता है, एनटीई, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। ठीक है। साथ में जब वो प्लानिंग में सैप परफॉर्म करेगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला थोड़ी देर पहले, ध्यान रखना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा कंसीडर करेगा। चार बातें, क्लाइंट के बिजनेस को समझेगा, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, रिस्क के आधार पे एनटीई डिसाइड करेगा, और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों कंसीडर करेगा। बेटे 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये 4 बातें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 4 बातें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा पूछेगा एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज पे, और कभी हो सकता है केस स्टडी बना, जैसे आजकल बना रहा है ये ऑडिटर इस कंपनी का, उसे लग रहा है सैप के स्टेज में परफॉर्म होना चाहिए। एंगेजमेंट टीम कह रही नहीं जी, प्लानिंग में तो कोई जरूरत नहीं, आप बताइए प्लानिंग में सैप की जरूरत है क्या, और है तो क्यों है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, सैप करते क्यों हैं? देखो जी, सैप करने का सबसे पहला रीजन है ताकि ये देख पाए रिलेशनशिप रीजनेबल है या नहीं। सबसे पहला, सबसे इजी पॉइंट। ठीक है, रिलेशनशिप रीजनेबल है या नहीं। और क्यों करते हैं भाई सैप? सिंपल तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रखने का। सिंपल, पीएनएल में पिछले सालों में क्या बदलाव हुआ है उसे देख पाएंगे, और इंक्रीज डिक्रीज के क्या रीजंस हैं उसे देख पाएंगे। पीएनएल सुनते हैं ना, बहुत इजी है, इसको ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है और क्या रीजन है उसका, वो देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्सपेंडिचर है सेल्स को लेकर, इनडायरेक्ट। क्या कोई चेंज एबनॉर्मल फ्लॉल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, और अगर हुआ है तो कंपेयर करेंगे आप। 3 बातें हो गई। पीएनएल में क्या इंक्रीज डिक्रीज है, क्या रीजन है, सेल से संबंधित जो भी खर्चा है क्या इंक्रीज डिक्रीज है, क्या रीजन है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या एबनॉर्मल फॉल है वो देखेंगे। साथ में कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जिसका प्रॉफिट या सेल के साथ सीधा कनेक्शन है, कमीशन देते हैं आप मैनेजर को प्रॉफिट के आधार पे, उसमें आप देख पाएंगे कि भाई अगर सेल बढ़ रही है तभी कमीशन बढ़ेगी। पता चला सेल यहां कम हो रही है और कमीशन टू मैनेजर बढ़ रही है, तो लोचा है ना मालिक, रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट है। और 5वां, अगर आपको लगता है डिफरेंसेस हैं और मटेरियल नेचर के हैं, तो क्या अकाउंट्स मैनिपुलेट किए गए हैं क्या? 240 के अंदर यू कैन कंसीडर द रिस्क ऑफ फ्रॉड। पहला, क्या रिलेशनशिप रीजनेबल है क्या? दूसरा, पीएनएल कंपेयर करिए, एक्सपेंस सेल से संबंधित कंपेयर करिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कोई डिक्लाइन है वो देखिए, इनकम या एक्सपेंस इसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट या सेल के साथ वो देखिए, और अगर कोई डिफरेंसेस मटेरियल हैं तो क्या अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हैं क्या। ठीक है, एक आखिरी बात, ठीक है,
एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या देखेंगे बच्चे? तीन बातें, पिछले सालों से कंपेयर करेंगे, बजट से कंपेयर करेंगे और सिमिलर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देखेंगे। वो सब हम पढ़ चुके हैं, बस ये समरी नोट्स हैं। इसमें एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे, पता है क्या? जब भी आप सैप परफॉर्म करते हैं ना, चलो वो वहां मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो यहां मिल जाएगा, ठीक है, वो पॉपुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म है जी, 520 खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, बधाई हो आपको, एनालिटिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ये एक पॉइंट है भाई, मैं ढूंढ रहा था, ये एक पॉइंट है, ये रिपीटेड है, बस इन्होंने अलग हेडिंग दे दी है इसको, ये रिपीटेड पॉइंट है, बस अलग हेडिंग दे दी है। तो कभी आपसे पूछे कि क्या इंफॉर्मेशन प्रिसाइज है, तीन बातें आएंगी, तीनों आप पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है, बस एक जगह इकट्ठा कर दिया इन्होंने। पहला, फर्स्ट, सैप वहां परफॉर्म करिए जहां प्रेडिक्शन हो सकता है। इंफॉर्मेशन में अगर सैप लगा रहे हो तो डिसएग्रीगेशन जरूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सैप जब भी लगाते हैं इंडिविजुअल सेक्शंस पे लगाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पूरे एक फाइनेंशियल पे एक सैप नहीं लगती, एक टेक्निक नहीं लगती, तो डिसएग्रीगेशन। और तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है बच्चे, तो अगर प्रिसाइज वाला क्वेश्चन आ जाए, तीन बातें, सैप तभी लगेगा जब प्रेडिक्टेबल होगा, डेटा का डिसएग्रीगेशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। चलिए जी, ये हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं जी, आते हैं सैंपलिंग पे। ठीक है बच्चा बाड़ी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। देखो जी, सैंपलिंग की कहानी क्या कहती है? कहती है जी, ये आपके 500 ट्रांजैक्शन है, आप उसमें से सिर्फ 40 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं। 500 ट्रांजैक्शन आपकी पॉपुलेशन है, पहले समझ लेना फिर जाएंगे बाय बुक। आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, हाँ जी, पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन में से कुछ ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, सारे नहीं, तो उसे बोलेंगे सैंपलिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग? सैंपलिंग का मतलब है चेक करना लेस देन 100% ट्रांजैक्शन। यहां तो खैर 10% से भी कम है, 100% से कम कुछ भी होगा वो सैंपलिंग होगा। तो एक बात बताओ, अगर आपने 40 ट्रांजैक्शन चेक किए तो कंक्लूजन 40 के लिए फॉर्म करोगे या 500 के लिए? 500 के लिए। यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। सैंपलिंग में लेस देन 100% पॉपुलेशन चेक करेंगे और जो कंक्लूजन फॉर्म करेंगे ना, वो कंक्लूजन फॉर्म होगा फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो अगर सैंपलिंग के आप डेफिनेशन पढ़े तो क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लेस देन 100% ऑफ आइटम्स एंड ऑडिटर विल प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो आप चेक कर रहे हैं 40, लेकिन कंक्लूजन फॉर्म होगा फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो अब एक बात ध्यान रखिए, अब 40 में आपने बोला एक ट्रांजैक्शन 800 का है, एक 2000 का है, एक 15,600 का है, ये सारे ट्रांजैक्शन है, इसे बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट। ठीक है ना? जो इंडिविजुअल यूनिट होगी ना, अब जैसे 40 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, एक ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन, इसे बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट्स। ठीक है, एक बात और, सर 500 में से 40 ही करने हैं, और 40 कौन से करने हैं, ये कैसे तय करेंगे? तो सैंपलिंग की 2 अप्रोच है। एक है पुरानी अप्रोच, जजमेंटल सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग में ऑडिटर का जजमेंट लगता है। ऑडिटर बोल देगा शुरू के 50 इनवॉइस चेक कर लो, हर महीने के आखिरी के 50 इनवॉइस चेक कर लो, इनवॉइस नंबर इनके 100 के बीच में चेक कर लो। जजमेंटल सैंपलिंग है मालिक। दूसरी है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने रैंडम नंबर जनरेटर निकाला, आजकल तो गूगल के अंदर ही मिल जाता है। गूगल में आप जाइए, रैंडम नंबर जनरेटर आप डालिए। रैंडम नंबर जनरेटर में आपके जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन है 100 की, तो 1 से 100 डाल दो, क्लिक करते जाओ, वो रैंडम नंबर निकालता जाएगा। रैंडम नंबर 7, तो 7th इनवॉइस चेक कर लो। रैंडम नंबर 22, तो 22nd इनवॉइस चेक कर लो। तो यहां ऑडिटर का जजमेंट नहीं लग रहा है, यहां लग रहा है रैंडम नंबर जनरेटर का इस्तेमाल।
तो जब रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू या जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू सैंपलिंग करेंगे तो वो सैंपलिंग जजमेंटल नहीं कहलाएगी बच्चे, वो सैंपलिंग कहलाएगी, ध्यान रखिए, वो सैंपलिंग कहलाएगी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को दो नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन जजमेंटल सैंपलिंग और साइंटिफिक सैंपलिंग। साइंटिफिक सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के 6 एडवांटेज हैं। एडवांटेज बोल लो, फीचर बोल लो, 6 हैं। 6 फीचर एडवांटेज कौन कौन से हैं मालिक? पहला, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग साइंटिफिक मेथड है, ऑडिटर की बायसनेस होगी नहीं। जब हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे जजमेंटल सैंपलिंग नहीं लगेगी, स्टैटिस्टिकली लगानी पड़ेगी। स्टैटिस्टिकल में ना सैंपल साइज प्रिसाइज होगा और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सैंपल साइज बढ़ेगा नहीं। सैंपल साइज विल बी प्रिसाइज, अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो सैंपल साइज विल बी सेम एंड सैंपल साइज विल बी प्रिसाइज। और जो रिस्क होगा ना, आपको पता है आपने क्या किया क्या नहीं, तो रिस्क विल बी कैलकुलेटेड। लेकिन जजमेंटल में कोई सिर पैर ही नहीं है, कुछ भी चेक कर रहे हो, कभी भी चेक कर रहे हो, तो वहां रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है, यहां रिस्क होगा कैलकुलेटेड। तो बेटे ध्यान रखना, कुल मिला के 6 बातें। पहली बात, साइंटिफिक मेथड ऑफ सैंपलिंग है, बायसनेस होगी नहीं। वॉल्यूम जो है वो हाई होंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग रिफर करनी पड़ेगी। सैंपल साइज प्रिसाइज होना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ेगी तब भी सैंपल साइज बढ़ेगा नहीं, और रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट हाई होगी, कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट है, इसलिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ही सही रहेगी, कहीं कहीं पे जजमेंटल सैंपलिंग भी काम आ सकती है। लेकिन स्टैटिस्टिकल के फायदे बहुत हैं, प्रेफरेबल स्टैटिस्टिकल है, लेकिन ऑलवेज स्टैटिस्टिकल हो जरूरी नहीं। कल को करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाए कि हमेशा स्टैटिस्टिकली प्रेफर करेंगे, द आंसर इज नो। जजमेंटल भी कहीं कहीं पे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों एक होता है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क समझना जरा ध्यान से। जब आप क्लाइंट के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, ओवर रिलायंस, जब आप ओवर रिलायंस करेंगे, जरूरत से ज्यादा भरोसा, तो आपको लगेगा कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ये बिलीफ है आपका, जबकि एक्चुअल में कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। आपको लगेगा मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, जब ये बिलीफ है आपका सब चंगा सी, जबकि एक्चुअली में मिस स्टेटमेंट है सब दंगा सी। ये बिलीफ है और ये एक्चुअल है। आपको लगता है कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। आपको लगता है मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, जबकि है। जब आप जरूरत से ज्यादा भरोसा करेंगे तो चेकिंग उतनी कम होगी। जितनी चेकिंग कम करोगे ओपिनियन उतनी ही इनअप्रोप्रिएट आएगी, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, क्योंकि आपने चेकिंग तो की नहीं, आप तो ओवर रिलायंस में थे। इसे कहते हैं एरनियस कंक्लूजन। एरनियस का मतलब होता है विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, जो सही नहीं है। ठीक है ना। दूसरा केस है अंडर रिलायंस का। जितना भरोसा करना चाहिए उतना भी नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, आपको लग रहा है, जबकि एक्चुअली में कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव। आपको लग रहा है मिस स्टेटमेंट होगा ही होगा, जबकि मिस स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअल में। आपको लग रहा है होगा ही होगा, बिलीफ है आपका, जबकि एक्चुअल में नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा चेक करोगे, यहां चेकिंग बढ़ा दोगे आप, और ऊपर वाले में चेकिंग क्या कर दोगे, कम। जब आप चेकिंग बढ़ा दोगे ना बच्चे, तो चेकिंग बढ़ाने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत चीजें चेक करने लग जाओगे, ऑडिट क्वालिटी गिर जाएगी, ऑडिट क्वालिटी गिर जाएगी, और क्वालिटी गिरेगी तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिवनेस खराब होगी, इफेक्टिवनेस खराब होगी तो जो ओपिनियन आएगी वो इनइफेक्टिव ओपिनियन होगी। ऊपर वाले में इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, क्योंकि आपने चेकिंग की ही नहीं, बहुत कम की। यहां आपने एग्जॉस्टिव चेकिंग की है, इसलिए इनइफेक्टिव ऑडिट ओपिनियन। दोनों ही कंक्लूजन ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ही केस में आप बोलते हैं एरनियस कंक्लूजन। ठीक है, ये सैंपलिंग रिस्क है। अगर सैंपलिंग रिस्क पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेन में मैंने आपको लिखवाया होगा। मेन में सैंपलिंग रिस्क में 3 चीजें नहीं आएंगी, 3 रिस्क सैंपलिंग रिस्क नहीं है। पहला, इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने। जिस थर्ड पार्टी से पूछना था उससे नहीं पूछा, किसी और से पूछ लिया।
फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च को करना था, 10 अप्रैल को कर लिया, इनअप्रोप्रिएट प्रोसीजर, सैंपलिंग लिस्ट नहीं है। ऑडिटर के अगेंस्ट एडवर्स पब्लिसिटी है, ऑडिटर कोई केस वेस हार चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है सर, उससे सैंपलिंग रिस्क क्रिएट नहीं होगा, नो सैंपलिंग रिस्क। और तीसरा, ऑडिट एविडेंस को ऑडिटर ने मिस इंटरप्रेट किया है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस, सैंपलिंग रिस्क नहीं है। 3 केस में सैंपलिंग रिस्क नहीं मानेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स और एडवर्स पब्लिसिटी अगेंस्ट द ऑडिटर। इन तीनों केसेस में आप मानेंगे देयर इज नो सैंपलिंग रिस्क। ठीक है बच्चा वाड़ी, चलो जी बहुत बढ़िया। क्या क्या पढ़ चुके हैं मालिक? हम पढ़ चुके हैं ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन, ठीक है जी। हम पढ़ चुके हैं सैंपलिंग रिस्क, हम पढ़ चुके हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क, ठीक है जी। हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की मीनिंग हो चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज तो हो ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी डन। जजमेंटल भी हो चुका है, ठीक है। अब जजमेंटल के डिसएडवांटेज बता दिए ना मैंने आपको, उसके एडवांटेज के डिसएडवांटेज है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते, पर्सनल बायस होगा, ठीक है ना। और सही मायने में जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, इसीलिए क्या सैंपल रिजल्ट्स होंगे उसका मेजरमेंट कर पाना मुश्किल है, ठीक। ये एक लाइन ध्यान रखना, जजमेंटल सैंपलिंग इज सिंपल टू ऑपरेट, लेकिन कई बार सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वहां पे जो स्टैटिस्टिकल में होता है, ड्यू टू पर्सनल बायस और अनसाइंटिफिक मेथड द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी फटाफट से आप सैंपल कलेक्ट कैसे करेंगे, मेथड्स टू कलेक्ट सैंपल। सुनते जाना बच्चे ध्यान से। सबसे पहली सैंपलिंग है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में पहली है सिंपल रैंडम, दूसरी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या कहती है सर? सिंपल रैंडम नंबर जनरेटर निकालो, ठीक है, मस्त एकदम गूगल में आपको मिल जाएगा। रैंडम नंबर आपकी पॉपुलेशन 1 से 100 की है वो डालो, क्लिक करते जाओ, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा 7 नंबर आया 7th इनवॉइस चेक कर लो, 25वां नंबर आया 25वां इनवॉइस चेक कर लो। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग बड़ी सिंपल है जी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आपने करना क्या है, आपने रैंडम नंबर जनरेटर का इस्तेमाल करना है। एवरी आइटम इज हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एवरी आइटम इज हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस है, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं बच्चे आपका एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2000 से लेकर 2 लाख तक, ठीक है। अब आपने बोला कि मैं 5 ट्रांजैक्शन है 6 ट्रांजैक्शन है जैसे भी 7 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा। पता चला 7 ट्रांजैक्शन छोटे छोटे निकाला है रैंडम नंबर में। एक ट्रांजैक्शन 2000 का था, एक 2200 का था, एक 2800 का था, एक 3800 का था, सारे ट्रांजैक्शन छोटे निकल आए। बड़ा ट्रांजैक्शन तो चेक ही नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, इसीलिए बच्चे अगर आप रैंडम नंबर सेलेक्ट करने जाते हैं, रैंडम नंबर सेलेक्ट करने जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, अब रैंडम नंबर पता चला सारे के सारे छोटे ट्रांजैक्शन आ गए। इसीलिए आप क्या करो, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को बांट लो। आपने बांट लिया बच्चे, आपने डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को बांट लिया। आपने बोला पहली पॉपुलेशन है 2000 से 10,000 की, दूसरी पॉपुलेशन है 10,000 से 40,000 की, तीसरी पॉपुलेशन है 40,000 से लेकर 1 लाख की, और चौथी है 1 लाख से लेकर 2 लाख की।
अब आपने बोला कि मैं काम करूंगा, एक एक ट्रांजैक्शन चारों जगह से चेक करूंगा। आपने चारों के रैंडम नंबर निकाले, यहां एक ट्रांजैक्शन निकला, वो था 5600 रुपए का, वो आपने चेक कर लिया। यहां एक निकाला, वो निकला 32,200 का, वो आपने चेक कर लिया। एक निकाला, वो निकला 80,000 रुपए का, वो आपने चेक कर लिया। एक निकाला, वो निकला 1,40,000 का, वो आपने चेक कर लिया। आप देखो, पहले आप 7 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे, फिर भी रिस्क था। क्या पता सातों एक जैसे हो। तो आपने डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में बांट दिया। दिस इज होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन को आप बोलते हैं स्ट्रेटा। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा। ये होमोजीनियस सब पॉपुलेशन को। अब बताओ, पहले 7 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे, अब एक कर रहे हो चारों से, तो कुल मिला के 4 चेक किया आपने, लेकिन चारों तरह के ट्रांजैक्शन चेक हो गए। एक 5600 का, एक 32,000 का, एक 80,000 का, 1,40,000 का। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आप क्या करते हैं कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में बांटते हैं। इस बांटने को हम बोलते हैं, बच्चे ध्यान रखना, दिस डिवीजन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसे आप बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। और ये सैंपलिंग कहलाती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, SRS, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। एक कमाल की बात देखो, पहले 7 चेक कर रहे थे, फिर भी एक तरह के, आज 4 चेक कर रहे हो, फिर भी अलग अलग तरह के। तो यहां हम कहते हैं कि सैंपल साइज कम होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में, विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। सैंपल साइज 7 से 4 हो गया, फिर भी सैंपलिंग रिस्क आपने बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आपने हर तरह के ट्रांजैक्शन चेक कर लिए। अगर आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में बांटेंगे तो वो कहलाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहलाएगा बच्चे? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो होती है ना बच्चे, ध्यान रखना, इसे ग्रुप में बांटते हैं, ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटा। फिर वहां से सैंपल निकालते हैं, वहां से सैंपल निकालते हैं, हर स्ट्रेटम को सेपरेट पॉपुलेशन मानते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, ये तभी होगा जब पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड होगी, व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्सिफाइड। बस एक बात का ध्यान रखना वहां पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को जब बांटोगे ना, तो सब पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने, ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटिफाइड के अंदर, आपने एक ट्रांजैक्शन चेक किया 32,200 का, पता चला इनवॉइस था 3220 का, रिकॉर्ड किया था 32,200 के तौर पे, मिस स्टेटमेंट है। अगर एक स्ट्रेटा में मिस स्टेटमेंट मिला तो प्रोजेक्शन उसी स्ट्रेटा के लिए करेंगे या चारों, मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए? अगर इस वाले स्ट्रेटा में आपको मिस स्टेटमेंट मिला, 10 से 40,000 वाले में मिस स्टेटमेंट मिला, तो प्रोजेक्शन 10 से 40,000 वाले स्ट्रेटा के लिए होगा या पूरी पॉपुलेशन के लिए? यह बात ध्यान रखना भाई। जब भी आप प्रोजेक्शन करेंगे ना यहां पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर, तो बेटा प्रोजेक्शन उसी स्ट्रेटा के लिए होगा, पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं, उसी स्ट्रेटा के लिए, उसी स्ट्रेटा के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटा। बात आ रही है बच्चे समझ में? चलिए जी, करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, यहां से ध्यान रखिए। ये हो गया जी आपका, 2 तरीके के मेथड्स लगा लिए हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ठीक है। अब आते हैं सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक तो बहुत सिंपल है यार। सिस्टमैटिक में ना आप इंटरवल दे देते हैं, शुरू के 50 इनवॉइस चेक कर लो, बीच के 25 इनवॉइस चेक कर लो, ट्रांजैक्शन नंबर 51 से 100 के बीच में चेक कर लो। ये है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। ब्लॉक सैंपलिंग में आप क्या करते हैं? ब्लॉक सैंपलिंग में अब जैसे 100 ट्रांजैक्शन है,
आपने क्या किया, उसे 10 ब्लॉक में बांट दिया, 10 ब्लॉक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ब्लॉक बढ़ गए। अब आपने बोला मैं ये 3 ब्लॉक चेक करूंगा, तो आपने क्या किया, पॉपुलेशन को ब्लॉक में बांट दिया। ब्लॉक में बांटने के बाद फिर आपने बोला कि मैं ये ब्लॉक चेक करूंगा। अब आप ये बोलोगे ये स्ट्रेटिफाइड से अलग कैसे है? मेरे भाई, स्ट्रेटिफाइड में पॉपुलेशन होती है हिट्रोजीनियस, जिसमें बांटते हैं, सुनना, जिसमें बांटते हैं वो होती है होमोजीनियस स्ट्रेटिफाइड में। और स्ट्रेटिफाइड में पूरा स्ट्रेटा चेक नहीं करते, स्ट्रेटा में से सैंपल निकालते हैं, वो चेक करते हैं। यहां पर आपने ब्लॉक नंबर 3 6 9 ये पूरा ब्लॉक चेक होगा। 10 ट्रांजैक्शन इसके, 10 इसके और 10 इसके, पूरे 30 चेक होंगे आउट ऑफ 100। वहां ऐसा नहीं होता। आपने 4 वो बना दिए सब पॉपुलेशन, इसमें से 2 सैंपल निकाल लिए, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, वो है स्ट्रेटिफाइड। यहां 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, तो पूरा का पूरा ब्लॉक चेक होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक चेक होगा पूरा। ठीक है, चलिए ये एक बात और, हेफाजाइट सैंपलिंग। हेफाजाइट सैंपलिंग होती है बिना सिर पैर के, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ये वाला चेक करूंगा। जहां पे कोई टेक्निक नहीं मानते आप, उसे बोलते हैं हेफाजाइट। तो कह रहा है हेफाजाइट इज नॉट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में। लिखने की भी जरूरत नहीं थी, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में हेफाजाइट कहां से आ जाएगी, कहां से आ जाएगी भाई। ये मॉनिटरी यूनिट समझना जरा, मॉनिटरी यूनिट। ठीक है, मॉनिटरी यूनिट, मॉनिटरी यूनिट में क्या होता है, 1 मिनट लगेगा बस। चलो जी, मुझे लगा यहां होगा, चलो मैं आपको बता देता हूं मॉनिटरी यूनिट पे। अब जैसे आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन है, मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट के 2 लाख रुपए के, 10 ट्रांजैक्शन है ट्रैवलिंग के छोटे छोटे 200 500 20,000 रुपए के। अब होता क्या है, हम इन्हें 12 ट्रांजैक्शंस मान लेते हैं भाई, 10 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 12 मान लिए। अब 12 ट्रांजैक्शन हो गए, आपने का काम करते हैं 50% ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। आपने 5 इसके चेक कर लिए, 1 इसका चेक कर लिया। तो यार आप एक काम करो ना भाई, 5 चेक करने की जरूरत क्या है, इसके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है। आप एक काम करो, यहां कम कर दो और इसके दोनों चेक कर लो। आप यहां 5 चेक कर रहे हो, इससे बढ़िया है कि आप इसके दोनों चेक कर लो और यहां कम भी कर दो तो भी चलेगा। तो ध्यान रखना, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में क्या होता है कि आप ना ट्रांजैक्शन को वेट असाइन करते हैं। यू असाइन द वेट, वैल्यू वेटेड। तो जितने आपके अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से वेट असाइन कर दो और वेट जिसका ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोकस करो। तो इससे क्या होता है कि छोटे ट्रांजैक्शन जिनको चेक नहीं करना चाहिए, उसमें हम बिना बात का दिमाग लगाते रहते हैं। तो वहां से अपना कंसंट्रेशन हटा के मेन चीजों पे फोकस करो। इसे कहते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में क्या होता है, ऑडिटर अपने एफर्ट लगाता है लार्जर वैल्यू आइटम्स में, क्योंकि उसका जो चांसेस है सिलेक्शन का वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली क्या होता है, वो छोटे छोटे जो आइटम्स है उसको आप चेक नहीं करते। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे सैंपल डिजाइन पूछ ले, जैसे कई बार पूछता है सैंपलिंग सैंपल डिजाइन, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1-1 2-2 लाइन का लिखना है। 3-4 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है, सैंपलिंग क्या है, सैंपल डिजाइन क्या है, मेथड्स टू कलेक्ट सैंपल क्या है, ऐसा पूछे तो 1-1 लाइन में। अगर सैंपल डिजाइन से ही 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो फिर दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी, स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ये दोनों ही मेन पॉइंट्स हैं सैंपल डिजाइन के अंदर। ठीक है। और मेथड्स टू कलेक्ट सैंपल हो गया। रैंडम में 2 तरह की सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। ब्लॉक सैंपलिंग हो गया, ब्लॉक बांटोगे। हेफाजाइट सैंपलिंग, बिना सिर पैर की सैंपलिंग। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। कहता है जी सैंपलिंग ज्यादा करनी है, कम करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कितनी करनी है, कैसे तय करेंगे। सुनना ध्यान से। फैक्टर्स
जो सैंपल साइज को अफेक्ट करेंगे कि सैंपल साइज लार्जर होगा या स्मॉलर। टीओसी में फैक्टर्स अलग हैं, टीओडी में फैक्टर्स अलग हैं, समझते चलना ध्यान से। पहले टीओडी की बात करते हैं। टीओडी की, अगर रिस्क हाई हुआ तो सैंपल साइज बिगर चाहिए अपने को, पहला फैक्टर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई, ऑडिटर को लगता है लोचा होगा ही होगा, तो सैंपल साइज बढ़ा लो भाई। ऑडिटर कहता है मुझे एश्योरेंस ज्यादा चाहिए, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा चाहिए, तो सैंपल साइज हायर लो। ऑडिटर कह रहे हैं मुझे दूसरे सब्सटेंटिव पे ज्यादा भरोसा है, मान लो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, तो यहां सैंपल साइज कम भी लोगे तो चलेगा। दूसरे सब्सटेंटिव पे ज्यादा भरोसा है तो यहां सैंपल साइज कम भी लोगे तो भी चलेगा। कहता है सर मेरा स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, पहले आप 60 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने स्ट्रेटिफाई कर दिया तो अब आप 4 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो। तो अगर स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर होगा तो सैंपल साइज कम होगा तो भी चलेगा। कह रहे हैं भाई मैं टॉलरेबल रेट ना, मेरा टॉलरेबल रेट बहुत ही कम है, मैं बहुत ही कम मिस स्टेटमेंट टॉलरेट कर पाऊंगा। अगर वो कह रहा है मेरा टॉलरेबल रेट बहुत ही कम है तो बेटा टॉलरेबल रेट बहुत ही कम है तो सैंपल साइज विल बी हायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मालिक, आरएमएम हाई है, सैंपल साइज बड़ा चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई है, सैंपल साइज लार्जर चाहिए। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ज्यादा एश्योरेंस चाहिए ऑडिटर को, सैंपल साइज हाई। दूसरे सब्सटेंटिव पे ज्यादा भरोसा है, यहां कम भी लोगे तो भी चलेगा। स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोप्रिएट हुए, सैंपल साइज कम होगा तो चलेगा। टॉलरेबल रेट आपका बहुत ही कम है, सैंपल साइज हायर होगा तो चलेगा। ठीक है ना। चेंज इन पॉपुलेशन नेग्लिजिबल इफेक्ट, पॉपुलेशन बदलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सच। ठीक है ना। 7 बातें हैं, आरएमएम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, रिलायंस ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, चेंज इन पॉपुलेशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट। एक बात ध्यान रखना, मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं कहां पे? टेस्ट ऑफ डिटेल में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। तो ध्यान रखें, अगर आप टीओसी में आएंगे, टीओसी में तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट था ना यहां पे, यहां एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हो जाएगा। जितना एक्सपेक्टेड रेट हाई होगा सैंपल साइज उतना ही हाई लेना पड़ेगा। जितना एश्योरेंस ज्यादा चाहिए आपको, सेम पॉइंट है, उतना सैंपल साइज हाई होगा। सब्सटेंटिव पे जितना कम भरोसा करोगे उतना टीओसी में सैंपल साइज हाई चाहिए। टॉलरेबल रेट जितना हाई होगा सैंपल साइज उतना कम भी लोगे तो चलेगा। चेंज इन पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेग्लिजिबल इफेक्ट। 5 बातें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, चेंज इन पॉपुलेशन, सब्सटेंटिव पे भरोसा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। मैं तो कह रहा हूं ये 5 पॉइंट कहीं ना कहीं यहीं से उड़ जाएंगे आपके। आप टीओडी ध्यान रखिए, टीओसी अपने आप हो जाएगा। ठीक है। आपको लिखना कैसे है? देखो जी, मैं आपको बताऊं, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक ही लिखिए। अगर इंक्रीज लिख रहे हैं इंक्रीज लिख दो, डिक्रीज लिख दो डिक्रीज। एक चीज मान के चलिए, दोनों लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना। फैक्टर लिख दिया, आगे इफेक्ट ऑन सैंपल साइज लिख दिया, इस तरीके से। एरो मत बनाना अपवर्ड डाउनवर्ड का, इंक्रीज डिक्रीज लिखना है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सैंपल साइज हो गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं। सैंपल सिलेक्शन मेथड हो गया। अब समझना, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। अब चीजें कनेक्ट होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, प्रोजेक्शन, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स, ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे अब। ठीक है ना। 4, 5, 6, 7, पहले 4 बता देता हूं, फिर 5, 6 सारी इकट्ठा बताऊंगा। देखिए, आपने सैंपलिंग कर ली है जी, सैंपल साइज निकाला होगा आपने। सैंपल साइज पे प्रोसीजर लगाइए, आइटम सेलेक्टेड। अगर उस पे नहीं लगा पा रहे हो तो रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दो, रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दो।
ऑब्वियस सी बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपने बोला कि मेरे को ये सेल चेक करनी है, आपने बोला मैंने ये सेल चेक करनी है, वो डॉक्यूमेंटेशन गुम गया, वो सेल्स इनवॉइस ही गुम गया, वो डॉक्यूमेंटेशन गुम गया, तो अब क्या करें? तो कुछ मत करो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो 505 के अंतर्गत। कैश सेल है तो कैश बुक चेक कर लो। तो कह रहा है आइटम सेलेक्टेड पे प्रोसीजर लगाओ, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दो। इसीलिए या तो अपने प्रोसीजर परफॉर्म करो या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो। प्रोसीजर सेल्स इनवॉइस चेक करूंगा, अब सेल्स इनवॉइस दूंगा गया तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है। अगर दोनों ही परफॉर्म ना कर पाओ तो आप मानेंगे कि वहां पे देयर इज अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन। मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओडी और डेविएशन इन द केस ऑफ टीओसी। ठीक है ना, ध्यान रखना। आप प्रोसीजर लगाइए सिलेक्टेड आइटम पे, प्रोसीजर ना लगे तो रिप्लेसमेंट आइटम पे। आपको लगता है प्रोसीजर भी नहीं लग रहा है, ऑल्टरनेटिव भी नहीं लग रहा है, तो मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओडी और डेविएशन इन द केस ऑफ टीओसी। ठीक है, ये है 4। अब मैं 5 6 साल आपको इकट्ठा पढ़ाता हूं। क्या होता है बेटे, अब मान लो सैंपलिंग का रिजल्ट आया भाई, बिल्कुल आया। आपने चेक किए थे 100 में से 10 ट्रांजैक्शन, ठीक है मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 में से ना 3 जगह लोचा मिला, 3 में से स्टेटमेंट मिले, 10 में से 3, बड़ा हाई रेशियो है भाई। आपने जब मिस स्टेटमेंट को देखना शुरू किया तो पता चला 2 मिस स्टेटमेंट सेल्स को लेकर थे। सेल्स रिकरिंग आइटम है, इसके भाई बंधु हैं पॉपुलेशन में। जो एक ट्रांजैक्शन था ना, एक, वो रिसर्च डेवलपमेंट का था, रिसर्च डेवलपमेंट का मान लो, उसका अपना कोई भाई बंधु ही नहीं है, वो एक ही ट्रांजैक्शन है। क्या वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एक ही बार हुआ है पूरे साल में और उसी एक में गड़बड़ी निकली है, क्या वो ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेटिव है? क्या नहीं। बच्चे, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम उसे बोलेंगे एनोमली। एनोमली का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिसके भाई बंधु नहीं है पॉपुलेशन में, जो कह रहा है एकला चलो रे, मेरे जैसे आपको और भाई बंधु नहीं मिलेंगे पॉपुलेशन के अंदर, वो एकमात्र है। अब मुझे बताओ, 10 में 3 ट्रांजैक्शन में लोचा था, 3 में 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 1 नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब प्रोजेक्शन करेंगे आप, तो प्रोजेक्शन 2 के आधार पे होगा या 3 के आधार पे? अरे भाई, एक तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसके भाई बंधु तो है ही नहीं, तो इसे कंसीडर क्यों करेंगे प्रोजेक्शन में? तो ध्यान रखना, एनोमली को प्रोजेक्शन करते वक्त कंसीडर नहीं करेंगे ना अपन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है जरा बताना। प्रोजेक्शन का मतलब यह होता है कि जब आपने 100 में से 10 ट्रांजैक्शन के चेक किया और 10 में 3 में लोचा है, तो 100 में कितने में होगा? 10 चेक किए और 10 में 3 में लोचा है, तो 100 में कितने में लोचा होगा? तो कहता है भाई, जब आप प्रोजेक्शन करोगे तो आपने 2 ट्रांजैक्शन चेक किया आउट ऑफ 10, मतलब 2 में से स्टेटमेंट आउट ऑफ 10, मतलब 20% है लोचा। तो 100 में से कितने में लोचा होगा? 20 ट्रांजैक्शन में। 100 में से कितने में लोचा होगा? 20 ट्रांजैक्शन में। तो ध्यान रखना बच्चे, जब रिजल्ट्स आएंगे तो प्रोजेक्शन करेंगे। प्रोजेक्शन करते वक्त उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर मत करना जो एनोमलस है। एनोमलस मतलब होता है इसके भाई बंधु नहीं है। लेकिन ये ऑडिटर को बड़े कॉशियस के साथ, बड़े सतर्कता के साथ ये देखना पड़ेगा और ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन एनोमली है। आप ऐसी हवा हवा में नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन एनोमली है। भैया ट्रांजैक्शन एनोमली है ना, तो एक लाइन यहां पे लिखी हुई, जरा पढ़ना। कहता है ट्रांजैक्शन एनोमली है तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, और ये कंक्लूड करेगा वो कि वो मिस स्टेटमेंट बाकियों का अफेक्ट नहीं करेगा। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि वो मिस स्टेटमेंट बाकियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एनोमली है। ठीक है ना बच्चे? अब आप पॉपुलेशन करेंगे जब, तो एक बात बताइए, क्या एनोमली को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे प्रोजेक्शन करते वक्त? कहता है एनोमली को एक्सक्लूड करेंगे प्रोजेक्शन करते वक्त, एक्सक्लूड।
ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे, इस केस में जब आपने प्रोजेक्शन करना शुरू किया तो प्रोजेक्शन में कितना गड़बड़ निकला भाई, 20 ट्रांजैक्शन में, ये कहलाएगा 20 प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टेड। तो टोटल 100 में से कितने मिस स्टेटमेंट हुए, टोटल मिस स्टेटमेंट हुए 100 में से प्रोजेक्टेड 20 और एनोमली एक तो है ही ना, एक तो है ही ना, 21। प्रोजेक्टेड 20, एनोमली 21। ऑडिटर का टॉलरेबल रेट क्या है ये देखो, कहता है ऑडिटर कहता है जी मैं 15 ट्रांजैक्शन 15 में से स्टेटमेंट टॉलरेट कर सकता हूं। ये अमाउंट में भी हो सकता है कि ऑडिटर बोलेगा जी मैं 5 लाख का टॉलरेट कर सकता हूं, ये 4 लाख का है और 2 लाख का है तो 6 लाख हो गया। अमाउंट में भी कह सकते हैं, मैं नंबर में कह रहा हूं। प्रोजेक्टेड 20, एनुअली 21 हो गया। ऑडिटर का टॉलरेबल रेट 15 है। अगर टॉलरेबल रेट से ज्यादा है प्रोजेक्टेड प्लस एनुअलस तो बेटे सैंपलिंग यहां रीजनेबल बेसिस नहीं देगी। सैंपलिंग करना यहां ठीक नहीं है क्योंकि आपने सैंपलिंग की और सैंपलिंग के भरोसे आप ये देख रहे हो कि 21 में लोचा है, 20 प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस 1, जबकि आप टॉलरेट कर सकते हो 15। तो सैंपलिंग विल नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, 2 काम करेगा। एक तो मैनेजमेंट से बात करेगा, बोलेगा यार इतने लोचे हैं यार, ठीक करो, आप इनको रेक्टिफाई करो। और दूसरा, अब सैंपलिंग से तो बात बनेगी नहीं तो आगे के प्रोसीजर अकॉर्डिंगली डिजाइन करेगा, एंटी डिजाइन करेगा। ही विल टेलर द एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ध्यान रखना बच्चे, अगर ये टॉलरेबल रेट 25 होता तो ये 25 के केस में ये 21 थे, टॉलरेबल रेट हाई था तो सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस देता, लेकिन टॉलरेबल रेट ही 15 है। अगर टॉलरेबल रेट से एक्सीड कर गया प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस तो उस केस में सैंपलिंग विल नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। और अगर सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं देगी तो ध्यान रखना बच्चे, उस केस में आपको 2 काम करने हैं। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करिए, उसे बोलिए कि रेक्टिफाई करिए, और ही विल टेलर द एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है जी, चलो जी, ये सब तो हो गया डन। रिजल्ट्स देखने और क्या रीजनेबल बेसिस दे रहा है क्या ये देखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्टेड प्लस एनोमलस अगर एक्सीड कर जाते हैं टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से तो सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं देगा, विल नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। ठीक है ना भाई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस नहीं देगा, ऑडिटर को ऐसा लगता है, ऑडिटर 2 काम करेगा। मैनेजमेंट से बोलेगा भैया इन्वेस्टिगेट करो और रेक्टिफाई करो, इन्वेस्टिगेट एंड रेक्टिफाई करिए, एडजस्टमेंट्स करिए, और आगे के एंटी डिसाइड करेगा। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गया डन आपके 3 चीजें। बस एक बात आखिरी की ध्यान रखना बच्चा पार्टी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक कार। भाई आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो पॉपुलेशन से ड्रॉ करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, कार। पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना, सारे आइटम इंक्लूड होंगे जो रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड के हैं, सारी की सारी चीजें इंटायर पीरियड की आनी चाहिए, तभी पॉपुलेशन में सैंपल निकालेंगे आप। दूसरा, पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक बात बताओ, आप सैंपल निकाल रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट के सारे आइटम आपके लिए अप्रोप्रिएट है ना, क्या बाकी चीजें आपके लिए अप्रोप्रिएट कहलाएंगी क्या? नहीं। कहता है अप्रोप्रिएट का मतलब है वो पॉपुलेशन जिसमें सैंपल निकाल रहे हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी सारे आइटम आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। जब आप एडवर्टीजमेंट में सैंपल निकालेंगे तो एडवर्टीजमेंट के आइटम ही आपके लिए अप्रोप्रिएट होंगे। और डेटा, आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए रिलायबल, इट मस्ट बी रिलायबल। ठीक है ना। चलिए जी, तो कार है कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबिलिटी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा ही चुका हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन? एंटायर सेट ऑफ डेटा जहां से सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे पॉपुलेशन। बाकी सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग सब हो चुका है। एनोमली मैंने आपको समझा दिया है क्या डेफिनेशन है। वो मिस स्टेटमेंट या डेविएशन, मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टीओडी और डेविएशन इन द केस ऑफ टीओडी, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिस स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इन द पॉपुलेशन, जिसके भाई बंधु नहीं है, वो एनोमली है। और आखिरी है भाई सैंपलिंग यूनिट।
मैंने शुरुआत में आपको पढ़ा दिया था। इंडिविजुअल आइटम जिनसे पॉपुलेशन बनती है वो सैंपलिंग यूनिट्स होते हैं। वो फिजिकल आइटम भी हो सकते हैं, चेक है, इनवॉइसेज हैं, ये सब, या मॉनिटरी यूनिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सब पॉपुलेशन को बांटना, सब पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस होगी। ठीक है, चलिए जी, डन हो गई कहानी। 3 चैप्टर हो गए आपके। रैपिड फायर, चलो जी रैपिड फायर खेलते हैं। तीनों स्टैंडर्ड मिला के 240, 520, 530। ठीक है, ठीक है ना। आपके पेपर है आलोक भाई, क्या बोलूं? अरे तुम्हारा एग्जाम है, आ जाना अगर फ्री हो तो, आधे घंटे के लिए। अपना क्या, मिलने का बहुत मन है बच्चों से, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, प्रिकॉशंस। सही याद दिलाया मैंने, प्रिकॉशंस आपको मेन बैच के अंदर पढ़ाया होगा। सैंपलिंग करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं। क्या प्रिकॉशन है भाई, जरा बताओ। सैंपलिंग करते वक्त जल्दी जल्दी बोलो। पहला, सैंपल साइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव, ऑडिटर का बायसनेस नहीं आना चाहिए सैंपलिंग करते वक्त। जो बैलेंस शीट डेट के आइटम्स है ना, लास्ट टाइम के, उस पर सैंपलिंग ना ही करें या कम करें तो ज्यादा बढ़िया है। उस पर चेक करें, आप चेक करें। ठीक है ना, बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, अभी रैपिड फायर नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, बच्चे समझ रहे हैं मैं रैपिड फायर पढ़ा रहा हूं। मैं सैंपलिंग की बस प्रिकॉशंस बता रहा हूं उसके बाद। ठीक है, अरे भाई रैपिड फायर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये अभी मैं वो पढ़ा रहा हूं, अभी रैपिड फायर अभी कराऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे नो सैंपलिंग, सही बात। और सैंपलिंग को मिनिमाइज करिए। रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बच्चे सारे के सारे बह गए। और ये बात ध्यान रखें, जब भी आप सैंपलिंग करें मटेरियलिटी कंसीडर करिए, क्योंकि जो आइटम जैसे हमने वैल्यू बजट सिलेक्शन में किया है, मटेरियलिटी कंसीडर करिए। ठीक है ना, तो ठीक है, 5-6 हैं। सैंपल साइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट डेट में सैंपलिंग कम करिए, स्कॉट में सैंपलिंग मिनिमाइज करिए। ठीक है ना, और आपका मटेरियलिटी को कंसीडर करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ठीक है, काफी है, खत्म है जी सैंपलिंग।